जब मेरी सरवर से मंगनी हुई, कदम ज़मीन पर ना टिकते थे। मेरी और मेरे घर वालों की देरीना आरजू थी कि सरवर से रिश्ता हो जाए, लेकिन उसके चचा और फूफी अपनी बेटियों से उसकी शादी चाहते थे। वो सरवर के करीबी अजीज़ थे और हम दूर के रिश्तेदार, लिहाजा ये जोड़ बनता नज़र ना आता था। ताहम जब भी सरवर हमारे घर आता, उसकी तवज्जो ख़ास तौर पर मेरी तरफ रहती। अक्सर वो अपनी वालदा की तरफ से कहकर हमारे घर तोहफ़े तहाइफ भी लाता था। मैं समझती थी कि ये उसकी अम्मी ने नहीं भेजे, बल्कि अपनी तरफ से दे गया है। भला उसकी वालदा मुझे क्यों तोहफ़े भेजने लगी, लेकिन ये बात हम उस पर जाहिर ना करते थे। उसके बरक्स मुझे तो बेपाया खुशी महसूस होती थी, गोया कि वो भी मुझसे शादी का आरजूमंद था। उसे चचा या फूफी की लड़कियों से कोई दिलचस्पी न थी। जब ये मरहला संजीदगी से तय करने का वक्त आया तो उसके सामने 3 लड़कियों के नाम रखे गए। वालदैन ने सरवर से कहा कि ये तीनों लड़कियां हमारी देगी भाली हैं, इनमें से जो भी तुमको पसंद हो बता देना, ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर ली जाए। सरवर ने तीनों को रद्द कर दिया और कहा कि वह उनमें से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। वालदैन परेशान हो गए। उसने बहाना बनाया कि अगर आपने इन करीबी रिश्तेदारों से किसी एक की लड़की का इंतखाब किया, बाकी दोनों घराने आपसे नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने इस सबब आपस में भी रिश्तेदारी ख़त्म कर देनी है, तो ये कता रहमी होगी। चूँकि मुझको इन तीनों लड़कियों में से कोई भी पसंद नहीं है, बेहतर है मेरा रिश्ता किसी दूर के रिश्तेदारों में तलाश कर लें। वालदैन ने समझ लिया कि अकलौता बेटा है और उसने अपनी सी करने की ठान रखी है, लिहाजा उन्होंने सरवर को मजबूर ना किया और कहा, दूर के रिश्ते किसी लड़की का इंतखाब करने का जो भी मामला तुम्हारे जहन में है हमें बता दो, ताकि हम उसी घर में रिश्ता के लिए कदम रखें जहां तुम्हारी मर्जी हो। वालदैन ज़हीन थे और सरवर भी कम ज़हीन ना था। उसने सीधे स्वभाव अब्बू का नाम ले दिया कि रब नवाज चचा के घर से रिश्ता मांगे। ये घराना और उनका रख रखाव मुझे बहुत पसंद है। अंदाज़ा कर चुका हूँ ये लोग लालची भी नहीं हैं। उनकी लड़की शकीला को मैंने 2-1 बार तकरीबात में देखा है, मुझे ठीक लगी है। बाकी आप जाकर देख परख लें। सरवर के वालिद अब्बू के दूर के कज़न थे, बरादरी में शामिल थे, इसलिए ख़ानदान में शादियों गमी के मौक़ों पर वो भी आते जाते थे। अपने घर ख़ास तकरीबात पर हमको बुलाते थे, ताहम बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं था। सरवर के वालिद से मेरे अब्बू के बहुत अच्छे मरासिम थे, लिहाजा बेटे की बात से उन्होंने इत्तफ़ाक कर लिया और हमें दावत पर बुलाया। अम्मी अब्बू ने भी उनकी दावत की और यूँ अल्लाह की रज़ा से बात बन गई। उन दिनों मैंने BA मुकम्मल किया, खूबसूरत थी। मेरे वालदैन के माली हालात अच्छे थे। चचा ने अब्बू से मेरा रिश्ता मांग लिया। अब्बू अंदाज़ा कर चुके थे कि सरवर का हमारे घर आना जाना बेमायनी नहीं है। वो दरअसल साहबजादी से रिश्ते का आरजूमंद है, क्योंकि अम्मी जान से दबे लफ्ज़ों में सरवर ने पहले ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था और बाद में अपने वालदैन को लाया था। कभी कभी दिल की कोई आरजू बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मेरे दिल की आरजू कि सरवर मेरा जीवन साथी हो काफ़ी दिनों से थी। वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि एक होनहार नौजवान था। उसने इम्तियाजी नंबरों से FSC पास किया था और अब इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। उसका मुस्तकबिल तो रोशन था ही, यूं भी वो अकलौता साहिब जायदाद और मालदार बिजनेसमैन का बेटा था। एक नेक और शरीफ लड़का, सारा ख़ानदान जिसकी तारीफ़ करता था। वाकई उसमें कोई गलत आदत न थी और ना कोई बुरी लत उसने अपनाई थी। अपना फारिग वक्त खेल के मैदान में सर्फ करता, हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हमारी मंगनी धूमधाम से हो गई। मैं इतनी खुश थी कि ज़िंदगी फूलों की सेज लगती थी। सरवर हर हफ्ता हमारे घर आता। अम्मी उसके लिए ख़ास तौर पर खाने का इंतज़ाम करती। वो अतवार को आता, अब्बू घर पर होते, उनके साथ काफ़ी देर गपशप करते। मैं भी निहाल निहाल घर में फिरती। मौका मिलता तो हम बात भी कर लेते। दिल को सुकून मैसर था। हमारी बात ना भी होती तो भी यही ख्याल सुकून बख्श था कि जल्द ही जब हमारी शादी होगी तो हम एक हो जाएंगे। 6 माह उसकी पढ़ाई की तकमील में रह गए थे। उसके बाद हम शादी के बंधन में बंधने वाले थे। सरवर के कॉलेज में छुट्टियां हुई तो उसने सैर के लिए कराची जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ उसके एक दोस्त की भी शादी थी। वो मुकर्ररा वक्त पर लाहौर से बज़रिया ट्रेन रवाना हुआ।
طویل سفر کے بعد جب کراچی نزدیک آیا تو اپنے ہم سفر ایک شخص سے کسی اچھے ہوٹل کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں خود پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ بہرحال اپنا بیگ لے کر وہ ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ شالیمار ایکسپریس سے آیا تھا جو رات کو کراچی پہنچاتی تھی۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر جب اس نے سواری کے لیے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی کہ کسی اچھے ہوٹل کا معلوم ہے تو وہاں لے چلو، ٹیکسی والا بھی نیا لگتا تھا۔ وہ کچھ ہچکچایا تو ایک لڑکا سرور کے قریب آیا اور بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ہوٹل پہنچا دوں گا کیونکہ میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن اپنے ایک دوست کا پتہ کرنے آیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ یہ نازک سا لڑکا ایک لمبا کوٹ پہنے تھا، سر پر گرم ٹوپی اور ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ سرور نے اس کی جانب غور نہ کیا، اتنا پوچھا کہ ہوٹل کتنا دور ہے، کیونکہ میں کافی تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کس لیے یہاں آئے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ لاہور سے یہاں سیر کرنے کی غرض سے آیا ہوں، لڑکے نے نفیس آواز میں کہا۔ دن بھر گھومتا ہوں اور رات کو قریبی ہوٹل میں سو جاتا ہوں۔ کیا یہ کوئی اچھا ہوٹل ہے؟ اچھے کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہاں سے ساحل سمندر کی طرف جانا آسان ہے۔ اگر آپ پسند کریں آج رات میرے ساتھ ٹھہر جائیں، صبح کسی اچھے ہوٹل کا پتہ کر لینا۔ سرور نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے کافی اصرار کیا۔ میں اکیلا بور ہو رہا ہوں پچھلے 4 دن سے، آج بھی دوست نہیں مل سکا۔ وہ یہاں ریلوے میں ملازم ہے، شاید کل تک دفتر آ جائے گا۔ اگر آپ آج ساتھ رہیں گے تو وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہ 18-19 سال کا دبلا پتلا سیدھا سادہ سا لگ رہا تھا۔ سرور نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور یہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس ہوٹل میں آ گئے جہاں اس لڑکے نے کمرہ لیا ہوا تھا۔ وہ سرور کا بیگ اپنے کمرے میں لے آیا۔ سرور نے آرام کر لیا، منہ ہاتھ دھویا، پھر دونوں اکٹھے بازار کی طرف نکل گئے۔ واپس آ کر سرور نے نماز پڑھی اور سو گیا کیونکہ جلد سونے کی عادت تھی اور آج تو وہ سفر سے تھکا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو لڑکا جس نے اپنا نام فراز بتایا تھا وہاں نہیں تھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب واش روم کا دروازہ کھلا تو سرور کو خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں وہ لڑکا نہ تھا مگر ایک لڑکی دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ لڑکا کہاں گیا اور تم کون ہو؟ سرور نے حیرت سے پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ یہاں تو کوئی لڑکا نہیں آیا۔ اور تم کون ہو؟ تم کو میں نہیں جانتا۔ واہ، بڑے بھولے بن رہے ہو، مذاق کرنے لگے، رات خود ہی تم مجھ کو یہاں لائے ہو۔ سرور سمجھ گیا کہ کیا چکر ہے۔ نیا اور بڑا شہر ہے مگر بالکل اجنبی جگہ، اور یہ صاف ظاہر تھا کہ پیسے بٹورنے والا معاملہ ہے۔ سرور راہ مستقیم پر چلنے والا انسان تھا۔ اس نئے شہر میں راستوں کا پتہ نہ تھا اور جانے یہ کس قسم کا ہوٹل تھا۔ وہ تو ایسے دھندوں میں کبھی پڑا بھی نہ تھا۔ اس وقت خود کو بزدل محسوس کرنے لگا۔ پہلے تو سوچا کہ پولیس یا ہوٹل کے مینیجر کو ہی سارا واقعہ بتا دے، پھر خیال آیا ایسا نہ ہو کہ خود پھنس جائے۔ جتنا کچھ روپیہ دے کر اس لڑکی سے جان چھوٹتی ہے اس سے زیادہ وہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بدنامی کا اندیشہ الگ تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے لڑکی سے کہا، دیکھو تم کوئی بھی ہو اور جس غرض سے بھی آئی ہو، اس مسئلے کو چھوڑو، مجھے بتاؤ تم کو کیا چاہیے۔ کہنے لگی 5000 دے دو، تم پھر بے شک چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور لوگ تم کو پکڑ کر ماریں گے، اور اگر پولیس والے کو تھانے لے گئے تو میرا کچھ نہیں جائے گا۔ ہم جیسی حسین لڑکیوں کو یہ کچھ نہیں کہتے۔ سرور کو بہت غصہ آیا۔ لڑکی تم مجھ کو مت سمجھاؤ، اگر اپنے شہر میں ہوتا تو میں ضرور تم کو سبق سکھا دیتا۔ خیر میں تم کو رقم دیے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا اس طرح اگر تم کبھی کسی دل گردے والے بندے کے ہاتھوں پھنس گئیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ سرور نے اس کو 5000 کی رقم دی اور خاموشی سے اپنا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ 5000 دے کر بھی سستا چھوٹ گیا، حالانکہ ان دنوں یہ رقم بہت تھی، لیکن جب اللہ نے پردہ نہ رکھنا ہو تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ساتھ والے کمرے میں اس کا ایک رشتہ دار مقیم تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ اس نے سرور کو کمرے سے نکلتے دیکھا
और फिर 10 मिनट बाद वो लड़की उसी कमरे से अपना सूटकेस लिए बाहर आई और होटल की सीढ़ियाँ उतर गई। वो यही समझा कि सर्वर लड़की को साथ लाया है और 10 मिनट पहले इसीलिए उतरा है कि कोई देख ना ले। उसने घर जाकर ये बात अपनी वालदा को बताई और उसकी माँ ने दीगर रिश्तेदार घरानों में सर्वर की इस हरकत का तज़किरा किया। यूँ सारे ख़ानदान में बात फैल गई। मेरे वालिद के कानों तक पहुँची। उनको यकीन ना आता था कि जिस लड़के को बड़े एतमाद के साथ वो अपना दामाद बनाने जा रहे हैं वो इतना बदकमाश है कि गलत लड़कियों के साथ होटलों में शब बसरी करता है। अब्बू पहले कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे और मंगनी तोड़ने के बारे में सोचने लगे, लेकिन मेरी वालदा चूँकि बहुत तहम्मुल मिजाज थी, उन्होंने मशवरा दिया कि किसी से भी कुछ मत पूछो, सर्वर को बुलाओ और उस बात की वजाहत उसी से तलब करो। वो क्या सच बताएगा? अब्बू का यही कहना था, लेकिन अम्मी ने उनको बड़ी मुश्किल से राज़ी कर लिया। सर्वर को अब्बू ने फ़ोन किया और वो आ गया। मैं इतने सदमे में थी कि जीना चाहता था उसकी सूरत देखूं। दिन रात रोने से काम था। खैर वालिद ने जब मामला के बारे में सवालात किए तो सर्वर ने तमाम किस्सा मनवान अब्बू को कह सुनाया। उसने जिस तरह एतमाद से बात की, वालिद ने समझ लिया कि वो सच कह रहा है। उन्होंने कहा, सर्वर, मैंने आज तो तुम्हारी बात का भरोसा कर लिया है, लेकिन आइंदा कभी ऐसी वैसी कोई और बात सुनी तो तुमसे वजाहत भी ना मांगूंगा और बात ख़त्म कर दूंगा। जब मेरी रुखसती हो रही थी तब भी अम्मी अब्बू के दिल खौफजदा थे कि कहीं ऐसा ना हो अफवाह सच निकले और हमारा दामाद शादी के बाद छुपा रुस्तम निकले। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि ऐसा ना हुआ और मुझे भी उन्होंने कसम उठाकर सारा किस्सा सुनाया। कहा कि तुम कभी ऐसी वैसी बात का मेरे बारे में गुमान भी मत करना। मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हारे सामने हूँ। लोग जो बदख्वाह होते हैं वो इस किस्म की बातों को उछालते हैं, कहानियाँ अपनी तरफ से भी घड़ कर फैला दिया करते हैं। सत शुक्र कि मैंने भी उनकी नेक चलनी का एतबार किया और आज मैं उनके साथ खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, वरना हम लड़कियाँ अक्सर बदगुमानी में अपने मुकद्दर को खुद ठोकर मार बैठती हैं। आज भी जब सर्वर इस वाक़े को याद करते हैं, अफसोस के समंदर में डूब जाते हैं। ये अजब रंग बरंगी दुनिया है और यहाँ कैसे कैसे लोग बसते हैं, और ऐसी लड़कियाँ जो दीदा दिलेरी से मर्दों को घेरती हैं, खुदा जाने के खुद मुजरिम होती हैं या हालात इनको मुजरिम बना देता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।